वेलकम बैक ऑन द शो। आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा और आज के इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर राकेश कतूरिया जी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। सर, अभी आपने मुझे बताया कि 11 अप्रैल को 4 ग्रहों की युति होने वाली है और आपने मुझे कहा कि ये युति बहुत ही प्रभावशाली होगी बहुत सी कंट्रीज़ के लिए। तो अभी जो हम ग्लोबल सिचुएशन देख रहे हैं, ये जो युति हो रही है, क्या ये उसे एस्केलेट करेगी? कौन से प्लैनेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन सी राशियाँ इन्वॉल्व हैं, कौन से नक्षत्र इन्वॉल्व हैं, ये मैं पूछना चाहूँगी। इसमें जो राशि है मुख्य, वो मीन राशि है। शनिदेव जी पहले से ही वहाँ हैं और 14 मार्च को सूर्य भी वहाँ पहुँच गए थे। शनि और सूर्य की युति तो चल ही रही है और इस दौरान हम देख रहे हैं क्या क्या जो युद्ध हो रहे हैं दुनिया में। और साथ में 2 अप्रैल से मंगल भी वहाँ पहुँच गए, तो मंगल शनि भी टकराव करते हैं, शनि मंगल भी टकराव करते हैं, वो तो चल रहा है। लेकिन 11 अप्रैल को नीच राशि मीन में बुध भी प्रवेश कर जाएंगे और जब वो बुद्धि ही नीच हो जाएगी, बुध बुद्धि के कारक हैं और उनकी जो युति है मंगल और शनि के साथ अच्छी नहीं होती है। ये शनि के साथ एक तरह जड़ता देते हैं, कन्फ्यूज़न देते हैं और नीच के हैं, तो जो भी डिसीजन होंगे वो गलत होंगे। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मिसकम्युनिकेशन होगा और जितने भी देशाध्यक्ष हैं वो कंफ्यूज रहेंगे, उनमें आपस में टकराव ज़्यादा होगा और ये बड़ी विध्वंसकारी स्थितियां बनेंगी। इसमें भी जो 20 अप्रैल है वो सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी है, जिसमें कि शनि मंगल और बुध तीनों ही 13 डिग्री पे होंगे और आपस में हेड ऑन कॉलिजन होगा और ये समय बहुत खराब होगा। और उसी तरह 25 अप्रैल को भी ये परिस्थितियां बहुत खराब होंगी। ये पूरा का पूरा काल सर्प चल रहा है, जबकि राहु और केतु के बीच सारे प्लेनेट हैं और 25 अप्रैल को राहु और केतु के बीच में जितने भी घर हैं वो सारे भरे हुए हैं, तो एक माला योग बन रहा है। जो माला योग बनता है तो उसका जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है और ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि द्विद्वादश हो गए, षडाष्टक हो गए, तो ये परिस्थितियां अप्रैल के महीने के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। कोई बड़ी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या महामारी और युद्ध का और भयंकर होते जाना हमें देखने को मिलेगा। सर, ये क्या लेकर आएगा, ये जो पूर्ण काल सर्प दोष जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्या लेकर आएगा? कहीं कोई डिसीजन नहीं होने देगा, कहीं किसी को क्लैरिटी नहीं होगी, सारे जो हैं कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेंगे और जो गलत निर्णय लेंगे जिससे मानवता पीड़ित होगी। और आगे मैं बताता हूँ 25 अप्रैल को ये सातों के सातों जो है राहु और केतु के बीच में 7 घर आ गए ना। राहु कुंभ में, मीन के अंदर मंगल बुध और शनि, मेष के अंदर उच्च का सूर्य, वृषभ के अंदर अपनी राशि का शुक्र, मिथुन के अंदर गुरु, चंद्रमा कर्क राशि में और केतु सिंह राशि में। यानी आप देखिए कि कुंभ से लेके सिंह तक सारे जो भाव हैं उसमें कोई ना कोई ग्रह बैठा है और पूर्ण काल सर्प में बैठा है। इसे बोलते हैं माला योग। माला योग, जी हाँ, एक माला बना ली है इन्होंने, कहीं भी कोई घर खाली नहीं है। ये 25 अप्रैल की स्थिति है। तो ये बहुत क्लियर है कि अप्रैल का महीना बहुत उथल पुथल से भरा होगा और ख़ास करके 18 अप्रैल से 25 अप्रैल ये जो हफ्ता होगा, इस सप्ताह में हमें बहुत ही कोई विध्वंसकारी दृश्य देखने को मिल सकता है जो मानवता के लिए दुखद होगा या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। तो सर, ये जो इस युति के इफेक्ट्स हैं, ये क्या अगले कुछ माह भी चलेंगे? जब एक सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है तो प्लेनेट तो चलते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो सिचुएशन जो ट्रिगर हो गई वो लंबे समय तक चलती रहती है। और ये बचक्र की अंतिम राशि है, वहाँ से ये शुरू हो रही है। इसमें जो नक्षत्र इन्वॉल्व हो रहे हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं
उत्तर भद्रा शनि का ही नक्षत्र इन्वॉल्व हो रहा है। और उसके आगे जो है बुध का नक्षत्र है रेवती, जो कि 27वां नक्षत्र है, भचक्र का नक्षत्र। अंतिम नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र जो हैं और जो ग्रहों की स्थिति है, ये दिखाता है कि ये जो ट्रिगर होगा वो लंबे समय तक आगे चलेगा। कितना समय एग्जैक्ट, अगर ये जो कंजंक्शन है, ये ट्रांजिट है, अगर एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो कितने महीनों तक या सालों तक ये सिचुएशन आपको बने हुए दिख रही है? ये अगर हम मान लें कि अगले 4 महीने तक करेगा, लेकिन 4 महीने के बाद भी कुछ ना कुछ और ऐसा हो जाएगा कि वो ट्रिगर जो है उसको बूस्ट मिल जाएगा। 12 अगस्त को कर्क राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है 2026 की। 28 अगस्त 2026 को कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण कर्क में है और उसके ठीक 16 दिन के बाद जो है कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण है। अब ये जो ग्रहण पहले 2 इकट्ठे लगे 17 फरवरी और 3 मार्च को, तो उसको ट्रिगर हो गए। हम देख रहे हैं 28 फरवरी से 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण था, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण था, बीच में 28 को ये ट्रिगर हो गया और चल रहा है। तो ये कहाँ रेस्ट लेने की कोशिश करता है, वहाँ कुछ ट्रिगर का और पॉइंट आ जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां ग्रहों की देखते हुए अभी इसमें कोई शांति नहीं दिख रही, क्योंकि देशाध्यक्ष जो हैं वो डायरेक्शन लेस हो गए हैं। जी, तो सर क्या गुरु का कोई रोल नहीं होगा? हम जानते हैं कि गुरु अतिचरी चल रहे हैं, लेकिन 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो क्या गुरु कोई बचाव नहीं देंगे? गुरु अपनी उच्च राशि में जरूर आ जाएंगे 2 जून को, और उनकी पूरी जो नवम दृष्टि है वो जाएगी मीन राशि पे, जो कि उनकी खुद की राशि है। तो हम समझते हैं कि थोड़ी राहत आ सकती है। अतिचारी जो चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी राहत आने की संभावना है, लेकिन 17 मई से हमारे 3 साल के बाद एक मल मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस बार वो अधिक ज्येष्ठ मास आ रहा है और वो 17 मई से लेके 15 जून तक है। बहुत ज़्यादा हीट होगी उसमें, और इस दौरान राहु और केतु दोनों अपने अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं और केतु अपने नक्षत्र मघा में चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और गुरु अतिचारी जो हैं खुद विवश हैं, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इन परिस्थितियों को जो देखते हुए लोग बीच बचाव का प्रयास करेंगे, समझौता वार्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाएगा। सर, इस जो हमने प्लैनेटरी ट्रांजिट की बात की, कौन से देश सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आपको आते हुए लग रहे हैं? क्या कुछ एरिया वाइज ऐसा भी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं? इसमें जो सबसे ज़्यादा हानि होगी मिडल ईस्ट की कंट्रीज की होगी, और वही इन्वॉल्व हैं और वही इसका कारण है। दूसरा यूएसए है। यूएसए को हालांकि उनकी भूमि पे नहीं युद्ध हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा उलझे हुए तो वो हैं। उनके सैनिक भी मर रहे हैं और उनका जो है असला बारूद बम सब कुछ बहुत खर्च हो रहा है। कई उनके जो हैं फाइटर जेट भी गिराए गए हैं। तो जो इसकी चोट पहुंचेगी, इसकी इकोनॉमी अमेरिका की भी बहुत डिस्टर्ब होगी और उसकी रेपुटेशन भी दांव पे लगी हुई है। और इसमें अल्टीमेटली जो नेटो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इस दौरान रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी और ज़्यादा भड़क सकता है, क्योंकि वो मोर देन 4 ईयर से चल रहा है, उसमें कोई राहत नहीं आ रही है। जी सर, नक्षत्रों का क्या रोल होगा इस पूरे महीने में, या मैं अप्रैल के बाद की भी बात करूं, नक्षत्र कैसे अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको पूरी सिचुएशन को, पूरे वॉर वाली सिचुएशन को? नक्षत्र इस तरह अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि बुध नीच का होके शनि और बुध के नक्षत्र में ही ट्रेवल कर रहा है, तो नक्षत्र भी पॉजिटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और शनि जो है अपने ही नक्षत्र में है, शनि भी स्ट्रांग है,
उत्तर भाद्रा में, तो उसकी नेगेटिविटी भी बढ़ी हुई है, वो भी पूरे जोश में है। और आगे से जो टकराने वाला ग्रह है उसके साथ मंगल, वो भी पूरा एनर्जेटिक है इसी नक्षत्र में। और उसके बाद 25 तारीख को तो वो जो आ रहे हैं ना, उसमें उनके नक्षत्र जो हैं वो बदल जाएंगे, वो रेवती में होंगे। तो ये नक्षत्र भी गंडमूल का नक्षत्र है, रेवती। ओके। और उसके बाद का जो नक्षत्र आएगा, मेष राशि शुरू होगी, उसका जो पहला नक्षत्र है जो अश्विनी, वो भी गंडमूल का केतु का नक्षत्र है। तो जब बुध और केतु मिलते हैं, उनके नक्षत्र मिलते हैं, तो उसमें एक जड़ता आती है। और जब शनि और बुध मिलते हैं तो भी जड़ता आती है, यानी चलते हुए कामों में रुकावट। ओके। जड़ता मतलब जो बोलते हैं ना, स्टेशनरी हो जाना, रुक जाना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ये जन जीवन जो चल रहा है वो रुक जाएगा, उसमें अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो मानव जीवन तो प्रभावित होना निश्चित है। सर, क्या यहाँ पर बुध का भी कोई रोल होगा? क्योंकि हम यूजुअली बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत क्विकली रेट्रोग्रेड पूरे साल में होता है, तो मरकरी का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे? क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी दिखाता है, तो देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको मरकरी कैसे अफेक्ट करेगा? जैसे कि हमने डिस्कस किया, मरकरी की ये नीच राशि है। हाँ। तो जो कम्युनिकेशन होगा वो मिस कम्युनिकेशन होगा, ओके। गलत फहमियाँ पैदा करेगा, और वो कोई रिजल्ट या कोई समझौता नहीं होने देगा। तो इसका भी हमें कोई लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जब वो मेष राशि में आएगा तो भी कोई अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, वृषभ में आके वो थोड़ा ठीक होगा, उसके बाद अपनी मिथुन राशि में आएगा, और ये हर 20-25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करता है। अभी ये 11 अप्रैल को मीन में और 30 अप्रैल को ये मेष राशि में जाएगा। ओके। सर, जब जुपिटर अक्टूबर के आसपास लियो राशि में चला जाएगा तो क्या जुपिटर फिर इस सिचुएशन को नहीं बचा पाएगा? जुपिटर जब लियो में जाएगा अक्टूबर 31 को, तो ये भी इसके लिए शुभ राशि है, मित्र राशि है। और यहाँ भी अगर वो अतिचारी है तो वो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और उस समय ये जो केतु है उसके साथ कंजक्ट हो जाएगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी सिंह राशि में बैठा है और गुरु भी वहाँ जाएगा, और केतु अपने नक्षत्र में है, गुरु को भी केतु के ही नक्षत्र में केतु के साथ जाना पड़ेगा। तो उस समय भी गुरु पीड़ित होगा, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और गुरु पे जो दृष्टि होगी 7वीं सामने से, वो राहु की होगी, जो कि उनका शत्रु है। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैंने ये रिसर्च की है पूरे साल की, कहीं छोटी मोटी राहत आती है तो उसके आगे कुछ ना कुछ समस्या फिर खड़ी होती है। सर, गुरु के अतिचरी चलने का क्या प्रभाव है? क्योंकि जितना हमने पढ़ा है, लगभग 2032 तक गुरु अतिचरी चल रहे हैं, कि जो गुरु के इफेक्ट्स हैं वो बहुत क्विकली और बहुत फास्ट देते हुए जा रहे हैं गुरु। और हम देख रहे हैं कि इस साल के अंदर ही 2026 में गुरु 3 राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो गुरु का अतिचरी होना है, क्या ये भी ये वॉर लाइक सिचुएशंस को एस्केलेट करता हुआ दिख रहा है आपको? यदि एक्सेलेट नहीं करता है तो भी ये मैं बता दूं कि गुरु जो है सबसे शुभ ग्रह है, वो जो नेगेटिविटी को कंट्रोल करके कुछ अच्छा रास्ता निकालने का माध्यम बनता है। तो ये वो माध्यम तो बन नहीं पाएगा अतिचारी होने के कारण। अगर वो नहीं बन पाएगा, चाहे वो बुरा ना करे, उसकी जो ड्यूटी थी अच्छा करने का वो भी तो नहीं किया उसने, तो उससे क्या होगा, जो विषम परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। और गुरु जो है वो अच्छाई का कारक है, अध्यात्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, परिवार की जो अच्छाइयाँ हैं उसका भी कारक है। तो उन सब पे इसका बुरा प्रभाव आएगा। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आने वाले डिस्कशन में मैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स कवर करूं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके क्या क्वेश्चंस हैं सर के लिए वो भी मुझे लिखिए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।